अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है रिव्यू ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन, फिर श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर वेव फंक्शन और उसकी आइगन वैल्यूज़, फिर उसके बाद एटॉमिक ऑर्बिटल एंड उसके साथ रिलेटेड एमसीक्यूज़। ठीक है। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो वहाँ पे हमने समरफील्ड मॉडल पढ़ा था। तो समरफील्ड मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिट्स हैं वो एलिप्टिकल है या सर्कुलर हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट असल में 3 डायमेंशनल में है। ठीक है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट कंसिडर करेंगे तो वहाँ पे एक्स भी होगा, वाई भी होगा और जी डायरेक्शन भी होगा। अगर हम इसकी वेव फंक्शन को लिखेंगे तो वो हमारे पास इस तरह आ जाएगा। अब हमारे पास वन इलेक्ट्रॉन एटम जो है वो सिंपलेस्ट सिस्टम है, जो कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम है। इस हाइड्रोजन एटम के अंदर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव नेगेटिव पार्टिकल है। ठीक है। और दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल है वो हमारे पास ये है। अब इलेक्ट्रॉन चूंकि ऑर्बिट कर रहा है प्रोटॉन के अबाउट, तो वहाँ पे हम रिड्यूस मास कंसेप्ट यूज़ करेंगे। ठीक है। रिड्यूस मास को हम इस तरह लेते हैं। ठीक है। एम, स्मॉल एम अगर इलेक्ट्रॉन का मास है और कैपिटल एम प्रोटॉन का मास है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए रिड्यूस मास इस तरह आ जाएगा। अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को हम यूँ लिख सकते हैं और इस तरह ये हमारे पास क्लासिकली, अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो क्लासिकली हमारे पास ये है। लेकिन जब हम क्वांटम थ्योरी में आते हैं, ठीक है, तो क्वांटम थ्योरी में हम हर क्लासिकल डायनेमिकल क्वांटिटीज़ को उसके ऑपरेटर से रिप्लेस करते हैं। ये क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक पास्टुलेट है। यहाँ पे मोमेंटम को हम उसके ऑपरेटर से रिप्लेस करेंगे और एनर्जी को उसके ऑपरेटर से रिप्लेस करेंगे। क्योंकि हमारे पास 3 डायमेंशन है तो पी एक्स के लिए ऑपरेटर ये, पी वाई के लिए ये, और पी जेड के लिए ये, और एनर्जी के लिए ये। पिछली इक्वेशन अगर इसमें हम ऑपरेटर्स की वैल्यूज पुट कर ले तो हमारे पास ऑपरेटर इक्वेशन ये बन जाएगी। ठीक है। अब ये ऑपरेटर क्वांटम मैकेनिक्स के पास्टुलेट के मुताबिक ये ऑपरेटर जब किसी वेव फंक्शन पे एक्ट करेगा तो हमारे पास आइगन वैल्यूज़ आएगी। ठीक है। तो हम यहाँ पे वेव फंक्शन लगा लेते हैं। अब ये इस यहाँ पे जो करली स्क्वायर, करली एक्स स्क्वायर, करली वाई स्क्वायर, करली जेड स्क्वायर, इसको हमने लेप्लासियन ऑपरेटर कहा। तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में हमारे पास रिड्यूस हो गई। अब चूंकि जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। तो जो हम श्रोडिंगर इक्वेशन यूज़ करेंगे वो हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन यूज़ करेंगे। वो इसलिए कि हमारे पास जो पोटेंशियल है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है। अगर हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर की बात करें तो वो हमारे पास इस तरह आ जाएगी। ठीक है। अब चूंकि हमारे पास ऑर्बिट, जिस तरह मैंने पहले ही बात की कि ऑर्बिट हमारे पास 3D है। ठीक है। ऑर्बिट हमारे पास 3D है और जो हाइड्रोजन एटम है उसकी सिमेट्री स्फेरिकल है। ठीक है। तो हम यहाँ पे मैथमेटिकली कन्वीनियंट ये है, या हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि मैथमेटिकली आसान ये है कि हम कार्टीजन कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई जी को पोलर कोऑर्डिनेट्स के साथ रिप्लेस करें। जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास तो हाइड्रोजन एटम की जो सिमेट्री है वो स्फेरिकल है। तो यहाँ पे हम कार्टीजन कोऑर्डिनेट को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, आर, थीटा एंड फाई। ठीक है। अगर हम लेप्लासियन ऑपरेटर को जब हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में लिखेंगे तो वो हमारे पास इस तरह आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे आर, अगर हम यहाँ पे आर की बात करें तो आर हमारे पास डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन से। ठीक है। और हमारे पास इलेक्ट्रॉन की पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस।
ठीक है, या आर हमारे पास डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, थीटा एंगल है जो कि जी एक्सिस के साथ वो आर वेक्टर बनाता है। ठीक है, फाई एंगल, अगर हम इस आर वेक्टर की प्रोजेक्शन एक्स वाई में ले लें तो इसकी प्रोजेक्शन जो जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी उसको हम फाई कहते हैं। तो ये हमारे पास एक स्फेरिकल सिमेट्री है, तो यहाँ पे हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास आर थीटा एंड फाई है। ठीक है, अब वेव फंक्शन को हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तीन वेरिएबल हैं आर थीटा एंड फाई, तो हम हर वेरिएबल के लिए अलहदा से वेव फंक्शन लिख सकते हैं। मीन्स कि अगर हमारे पास टोटल वेव फंक्शन ये है तो ये तीन पार्ट्स पे मुश्तमिल होगी, एक रेडियल पार्ट, एक पोलर पार्ट और एक अज़मुथल पार्ट। ठीक है, हर एक पार्ट अपने वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। अब लेप्लासियन ऑपरेटर को और इस इक्वेशन को हम पिछली वाली इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और जब हम डेरिवेटिव उस पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब जब हम इस इक्वेशन को -2 μr² sin स्क्वेयर थीटा इस टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, और ठीक है, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। अब हम इस तरह कर लेते हैं कि हम सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, हम वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, जब हम एक तरफ एक जैसी टर्म को एक साइड पे कर लेंगे और दूसरी टर्म को दूसरी साइड पर कर लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अगर आप इस इक्वेशन को देख लें तो इसका जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसमें सिर्फ आपको फाई 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 फंक्शन और उसका वेरिएबल फाई नज़र आता है, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास आर फंक्शन और आर, ठीक है, थीटा फंक्शन और थीटा वेरिएबल नज़र आता है। मीन्स कि एक साइड फाई का फंक्शन है और दूसरा साइड आर और थीटा का फंक्शन है। ठीक है, तो दोनों साइड आपस में इंडिपेंडेंट हैं। तो जो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम जब सेपरेट कर लेते हैं तो उस टेक्निक को यूज़ करते हुए हम हर एक साइड हमारे पास एक कांस्टेंट के बराबर हो सकता है। तो जब हम उसको उस कांस्टेंट को हम ml² ले लेते हैं, ठीक है, वो हमारे पास ml² है, -ml²। तो इक्वेशन 3 का जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसको हमने एक कांस्टेंट के बराबर कर दिया। ठीक है, तो वो हमारे पास ये आ गई, और उसका जो राइट हैंड साइड है उसको भी जब हमने -ml² के बराबर कर दिया तो वो हमारे पास ये आ जाएगी। अब ये है कि अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई तो इसमें दो वेरिएबल हैं, एक आर फंक्शन है और एक थीटा फंक्शन है और थीटा। ठीक है, तो हम इसको भी सेपरेट कर सकते हैं। मींस कि एक साइड पे हमारे पास आर फंक्शन और आर वेरिएबल आ जाएगा, दूसरे साइड पे हमारे पास थीटा फंक्शन और थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो तो इसका मतलब ये हुआ कि एक साइड में हमारे पास आर के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन है, दूसरे साइड पे हमारे पास थीटा के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब दोनों साइड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है। ठीक है, मींस कि दोनों साइड एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे हर साइड पे डिफरेंट वेरिएबल है। एक साइड पे थीटा, दूसरे साइड पे आर, एक साइड पे फंक्शन आर, दूसरे साइड पे फंक्शन थीटा। तो दोनों साइड को हम किसी कांस्टेंट के इक्वल कर सकते हैं। तो जब हम इस दोनों हर टर्म को, हर साइड को किसी कांस्टेंट के इक्वल करेंगे तो हमारे पास मज़ीद दो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेंगे। ठीक है, अब अगर हम पहली वाली इक्वेशन की बात करें जो कि हमारे पास ये वाली है इक्वेशन 4, तो ये हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी सलूशन ये हो सकती है। ठीक है,
यहाँ पे जो वेव फंक्शन का अज़मुतल पार्ट है तो उसकी सोल्यूशन हमारे पास ये आ गई। ठीक है, तो वेव फंक्शन के बारे में हमें पता है कि वेव फंक्शन कंटिन्यूस होता है। ठीक है, अगर कंटिन्यूस का मतलब ये है कि अगर मैं फाई के अंदर 2 पाई का चेंज कर लूँ, ठीक है, तो फाई के अंदर मैं अगर 2 पाई का चेंज कर लूँ तो मैं उसी पॉइंट पे दोबारा आ जाऊँगा। मीन्स कि वो मेरे पास सिंगल वैल्यूड फंक्शन हो जाएगी। अब अगर मैं इसके ऊपर ये लिखूँगा कि मैं क्योंकि वेव फंक्शन हमारे पास सिंगल वैल्यूड होता है और ये वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। अगर हम ज़ीरो पे वेव फंक्शन की वैल्यू लें और फिर हम फाई को 2 पाई से चेंज कर लें तो हम पूरे उस प्लेन में उसी पॉइंट पे आ जाएंगे। तो 0 और 2 पाई हमारे पास एक ही पॉइंट है। ठीक है, तो जब हम ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, और ई पावर यहाँ पे 0 तो ये 1 के बराबर है और ई पावर आयोटा ml 2 पाई इसको हम यूँ लिख सकते हैं। अगर हम इसके दो पार्ट हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट। अगर हम रियल पार्ट को देख लें तो हमारे पास 2 पाई कास फंक्शन हमारे पास तब 1 के बराबर होगा जब हमारे पास ml की वैल्यू या 0 हो, ठीक है, या +-1 हो या +-2 हो। मीन्स कि 2 पाई के अगर इंटीग्रल मल्टीपल हो तो तब कास थीटा कास जो फंक्शन है वो हमारे पास 1 आता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि ml की वैल्यू हमारे पास या 0 होगी या +-1 होगी या +-2 होगी या +-3 होगी। तो इस सलूशन से हमारे पास एक न्यू क्वांटम नंबर आ गया। इस क्वांटम नंबर को हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहेंगे। अगर हम पोलर सोल्यूशन की बात करें मीन्स कि थीटा सोल्यूशन की, ठीक है, तो पिछली वाली इक्वेशन में हम z = r cos थीटा उसको हम जब रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास z आ जाएगा। तो पोलर डिफरेंशियल इक्वेशन की सोल्यूशन को हम यूँ लिख सकते हैं। यहाँ पे FL ML cos थीटा हमारे पास लेजेंडर पोलिनोमियल फंक्शन है। जहाँ पे थीटा पे एक कंस्ट्रेंट है कि थीटा रिमेन्स फाइनाइट व्हेन L, जब L की वैल्यू 0, 1, 2, 3 हो और ML की वैल्यू -L से लेकर L हो, ठीक है, तभी हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जब हमारे पास अगर L और ML की वैल्यूज़ ये आ गई, अब L और ML की वैल्यूज़ हम मुख्तलिफ रखते हुए हम यहाँ से कुछ पोलर इक्वेशन हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर हम L को 0 रखें और ML को हम 0 रखें तो हम यूँ लिख सकते हैं, ठीक है, 0, और इस तरह हम मुख्तलिफ इनकी वैल्यू चेंज करके हम इसको मुख्तलिफ पोलर सोल्यूशन हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम स्फेरिकल हार्मोनिक सोल्यूशन की बात करें, जब हम फाई और थीटा को कंबाइन करेंगे तो उस कम्बिनेशन को हम कहेंगे स्फेरिकल हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, तो इस कम्बिनेशन को हम y से रिप्रेजेंट करेंगे, y एज ए फंक्शन ऑफ थीटा एंड L, और ये कम्बिनेशन होगा थीटा फंक्शन की और फाई फंक्शन की। ठीक है, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड पोलिनोमियल फंक्शन। और स्फेरिकल हार्मोनिक्स को हम यूँ कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे L की वैल्यू 0 रखें, ML की वैल्यू 0 रखें तो हमारे पास ये 1 के बराबर है। अगर L की वैल्यू हम 1 रखें और ML की वैल्यू हम 0 रखें तो हमारे पास ये cos थीटा के बराबर है। और इस तरह मुख्तलिफ वैल्यूज़ के लिए हम इसको जनरेट कर सकते हैं। अब अगर हम रेडियल सोल्यूशन की बात करें, ठीक है, तो पिछली जो इक्वेशन 6 थी उसको हम यूँ लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ हम रेडियल इक्वेशन हम लिखते हैं ग्राउंड स्टेट के लिए। तो याद रखिएगा कि ग्राउंड स्टेट में जो क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज होती है वो मिनिमम होती है। तो मिनिमम n की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1, और मिनिमम L की वैल्यू 0 हो सकती है। तो इन n = L और L = 0 जब हम इक्वेशन 6 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब इसको हम
जब हम इस डेरिवेटिव को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसका सलूशन हम ट्राई कर लेते हैं कि अगर हमारे पास इसका सलूशन ये हो तो इसकी आर की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अगर आप देखें तो यहाँ पे दो टर्म का समेशन ज़ीरो के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि हर टर्म ज़ीरो के बराबर है। जब हम इस टर्म को ज़ीरो के बराबर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, और ये हमारे पास बोहर बोहर का रेडियस है। पहले ऑर्बिट के लिए जो बोहर रेडियस है वो हमारे पास ये आता है। जब हम इस टर्म को ज़ीरो के बराबर करेंगे तो हमारे पास ये एनर्जी के बराबर है। ठीक है, तो ये वो एनर्जी है जो कि बोहर ने ग्राउंड स्टेट के लिए कैलकुलेट की थी। ठीक है, तो ये वही रिज़ल्ट है जो कि बोहर ने ऑलरेडी इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। अब अगर हम रेडियल वेव इक्वेशन को लिखें तो वो हमारे पास इस तरह आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका एक सोल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है, वो तो हमने ग्राउंड स्टेट के लिए किया था। अगर हम किसी भी ग्रेट एक्साइटेड स्टेट के लिए लिख ले तो किसी भी एक्साइटेड स्टेट के लिए हम इसकी सोल्यूशन को यूँ लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको ये नज़र आता है जेड, तो जेड हमारे पास एटॉमिक नंबर है और ए नॉट हमारे पास बोहर की जो पहली ऑर्बिट है उसकी रेडियस और एन क्वांटम नंबर है। ठीक है, और जी एन एल हमारे पास फंक्शन है जेड और ए नॉट का। तो ई एन जो बोहर ने एनर्जी कैलकुलेट की थी वो हमारे पास ये थी। ठीक है, उसको हम यूँ लिख सकते हैं जहाँ पे एन को हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा था। यहाँ पे अगर आप देखें तो ई एन जो एनर्जी है वो सिर्फ एन पे डिपेंड करती है। ठीक है, और ऑल ऑल एल स्टेट फॉर गिवन एन आर डी जनरेट। अगर हम एन स्टेट के अंदर मुख्तलिफ और स्टेट्स देखेंगे जिनके लिए एल की वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी तो वो सेम एनर्जी वाली होगी। डी जनरेट का ये मतलब है। यहाँ पे जी एन एल और जेड और ए नॉट इसको हम लेजेंडर पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में तो हम नहीं करेंगे। सिंपल आप यहाँ पे इसकी जो रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन है उसको आप देख सकते हैं। एन अगर वन हो, एल ज़ीरो हो तो हमारे पास रेडियल पार्ट ये होगा। एन अगर टू हो और एल ज़ीरो हो तो हमारे पास ये होगा। ठीक है, और इसको आप प्लॉट भी यूँ कर सकते हैं। ठीक है, एल ज़ीरो पे और यहाँ इस तरह से मुख्तलिफ एल वन पे और एल इज इक्वल टू टू पे। तो ये हमारे पास वेव फंक्शन का जो रेडियल पार्ट है उसके बारे में ये प्लॉट्स है हमारे पास। अब अगर हम रेडियल सोल्यूशन की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो वो हमारे पास इस तरह आ जाएगी। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करें कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है उस 3D ऑर्बिट में, तो उसको हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि हम उस आर और उस दोनों फंक्शन का उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और हमारे पास पूरे वॉल्यूम पे ये इंटीग्रल होगा। ठीक है, तो ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये नोट कीजिएगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ आर पे डिपेंड करता है, आर स्क्वायर पे। ठीक है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन ने तीन क्वांटम नंबर दिए, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और एम एल हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। तो अब हम वेव फंक्शन को यूँ लिख सकते हैं कि हमारे पास वेव फंक्शन आर थीटा एंड फाई, लेकिन आर के साथ जो क्वांटम नंबर एसोसिएटेड है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एल है। ठीक है, और थीटा फंक्शन के साथ जो
या इसको हम पोलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन भी कह सकते हैं, उसके साथ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम एल एसोसिएटेड है। और जो अज़मूतल क्वांटम नंबर है, जो अज़मूतल वेव फंक्शन है, उसके साथ हमारे पास एम एल या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एसोसिएटेड है। अब इनकी वैल्यूज़ क्या है, एन, ये हमें बहुत थ्योरी से पता चला था कि एन की वैल्यूज़ हमारे पास 1 2 3 हो सकती है। श्रोडिंगर इक्वेशन से हमें ये पता चला कि एल की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक होगी। अगर n 2 होगा तो यहाँ n-2 ये 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, एम एल की वैल्यू -L से +L तक होगी। ठीक है, और एनर्जी उसी तरह ये हमारे पास आ जाएगी। अब अगर हम ऑर्बिटल की बात करें, ठीक है, अगर हमारे पास L = 0 हो और ML = 0 हो तो उसके लिए हम वेव फंक्शन को यूँ लिख सकते हैं, मीन्स कि n उसी तरह आ जाएगा, L की जगह 0 आ जाएगा और ML की जगह भी 0 आ जाएगा। तो उस पिछली वाली इक्वेशन में जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास एंगुलर सोल्यूशन इस तरह आ जाएगा। ठीक है, अब इस ऑर्बिटल को हम कहते हैं एस ऑर्बिटल, जिसके लिए L 0 और ML 0 हो और इसकी शेप हमारे पास स्फेरिकल होगी। इसके लिए अगर हम वेव फंक्शन की बात करें तो फर्स्ट एस ऑर्बिटल के लिए हमारे पास 1 psi 1 0 0 मीन्स कि यहाँ पे n = 1 है। ठीक है, n = 1, L = 0 एंड ML = 0, तो इसको हम एस ऑर्बिटल कहते हैं, 1s ऑर्बिटल। और इसके लिए वेव फंक्शन हमारे पास ये है। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करें तो इसको हम इस वेव फंक्शन को इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। अब अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करें तो पी ऑर्बिटल हमारे पास जब L = 1 हो तो एम एल की वैल्यू हमारे पास -L से +1 होगी, मीन्स कि जब L = 1 हो तो एम एल की वैल्यू -1 0 +1 होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम वेव फंक्शन को यूँ लिख सकते हैं कि n और यहाँ पे एम एल की वैल्यू 1 और यूँ। इसके लिए एंगुलर सॉल्यूशन को हम यूँ लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए टोटल वेव फंक्शन को हम इस तरह लिख सकेंगे, ये वैल्यूज पुट करके। अब हमारे पास पी ऑर्बिटल ये हैं। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में भी होंगे, वाई डायरेक्शन में भी होंगे और जेड डायरेक्शन में भी होंगे। तो पी ऑर्बिटल एक्स डायरेक्शन में भी होंगे, ठीक है, जिस तरह ये है। पी ऑर्बिटल वाई डायरेक्शन में भी होंगे और पी ऑर्बिटल जेड डायरेक्शन में भी होंगे। अब अगर हम डी ऑर्बिटल की बात करें तो L = 2, तो एम एल की वैल्यू -2 से लेकर +2 के दरमियान होगी। तो -2 के बाद -1, उसके बाद 0, उसके बाद +1 और इसके बाद 2, ठीक, +2। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए हम वेव फंक्शन को यूँ लिख सकते हैं और डी ऑर्बिटल को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन ने क्वांटम नंबर दिए। ठीक है, एक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या जिसको हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, और एक हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब n = 1 में L 0 होगा। ठीक है, और S हमारे पास सब शेल है। n = 2 में, जिसको हम L शेल भी कहते हैं, L = 1 होगा। ठीक है, और P सब शेल। इसी तरह n = 3 में M शेल, जिसको हम M शेल भी कह सकते हैं, L = 2 होगा। ठीक है, और इस तरह सो ऑन। अब अगर हम श्रोडिंगर इक्वेशन को और बोहर मॉडल को अगर हम कंपेयर करें तो श्रोडिंगर क्वांटम ट्रीटमेंट हैड ए नंबर ऑफ एडवांटेजेस ओवर सेमी क्लासिकल बोहर मॉडल। ठीक है, यहाँ पे पहला पॉइंट क्या था, श्रोडिंगर और बोहर मॉडल, श्रोडिंगर मॉडल किस तरह बोहर मॉडल से मुख्तलिफ है। यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑर्बिटल डू नॉट वायलेट द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम करेक्टली अकाउंटेड फॉर,
इलेक्ट्रॉन स्पिन कैन बी प्रॉपरली ट्रीटेड, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन रेट कैन बी एक्सप्लेन। ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसके साथ रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं, तो आप ये हर एमसीक्यूज़ के नीचे 4 ऑप्शन हैं, तो आपने इस लेक्चर को केयरफुली देख के इसके बाद आपने इस एमसीक्यूज़ को आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। ठीक है। तो आप इसके इसके नीचे हर एमसीक्यूज़ के नीचे आंसर भी लिखा है, लेकिन आप पहले पहले आप लोग अपने तरीके से इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए इस तरह। तो ये इसके साथ रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं, आपने जो थ्योरी पढ़ी उसको अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब करने की कोशिश कीजिए और फिर ये एमसीक्यूज़ आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, और इससे आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।